नेक्स्ट चैप्टर है आपका 16, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। तो जो चैप्टर आपका 16 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री एंड मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि धारा 399 से 370 तक में विस्तारित है। इसके जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। इसमें से आपको कोई भी सेक्शंस नहीं छोड़ना है। प्री मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अधिक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चैप्टर 16 से ही पूछे जाते हैं। चैप्टर 16 को आप अच्छे से समझें और इसको ध्यान से देखें, थोड़ा आप अलर्ट हो जाएं। तो पहला है जो आपका इसमें अपराध है कि जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जो है 299 से 311 तक में दिया गया है। जो दूसरा अपराध है गर्भपात कारित करने, शिशुओं को क्षति छोड़ने छिपाने के विषय में 312 से 18 तक में दिया गया है। इसको याद करने के लिए आप जो कैटेगराइज हमने यहाँ पे दी हैं इनको अलग अलग याद करें, ताकि आपको धारा याद रहे कि 299 से 311 तक में जीवन पर प्रभाव डालने के अपराधों के विषय में दिया गया है, और गर्भपात के संबंध में 312 से 18 तक में दिया गया। उपपत्ति के विषय में 319 से 338 तक में दिया गया है। सदोष अवरोध परिरोध के विषय में 39 से 48 तक में दिया गया है। यहाँ पे आपको सीक्वेंस याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उपपत्ति के बाद है 19, फिर दूसरा 39, फिर 49, फिर 59, फिर ये तीनों हैं 9 से स्टार्ट हो रहे हैं लास्ट में। तो उपपत्ति के विषय में 319 से 38 तक, सदोष अवरोध 39 से 48 तक, आपराधिक बल हमले के विषय में 49 से 58 तक, अपहरण के विषय में 59 से 76 एतिक, और प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में तो एक ही धारा है 370। तो इसको आप याद करने के लिए लिख लें शॉर्ट में। तो धारा 299 है आपराधिक मानववध, या इसको सदोष मानववध भी कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने से पहले हम आपको बता दें कि जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो बनते हैं उनको आप देख लें कि आपराधिक मानववध से आप क्या समझते हैं, आपराधिक मानववध के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। तो यहाँ पे हमने आपराधिक मानववध के इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, जिनको आप देख लें। तो हत्या के आवश्यक तत्व क्या हैं उसको समझाइए, अथवा सदोष मानववध या आपराधिक मानववध किन परिस्थितियों में हत्या नहीं होता है, यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी किन परिस्थितियों में जो है आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता है, उदाहरण देकर बताना है। ये सब हम आपको बताएंगे। या उन अपवादों का वर्णन कीजिए जिनमें आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। तो 300 के जो अपवाद दिए गए हैं, 5 अपवाद दिए गए हैं कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि सदोष मानववध या आपराधिक मानववध किन परिस्थितियों में, निम्न जो 5 अपवाद दिए गए हैं आपराधिक मानववध है वो हत्या नहीं है, उनको वर्णन करना है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, अधिकतर सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आपराधिक मानववध एवं हत्या में अंतर बताइए, और उससे रिलेटेड केस ला भी दीजिए, उसका भी हवाला दीजिए। तो इन सबको हम आपको सीक्वेंस से बताएंगे, सिर्फ आप इसको अच्छे से ध्यान से देखें। तो धारा 299 है आपराधिक मानववध, या इसको सदोष मानव भी कहते हैं, कल्पेबल होमिसाइड। तो इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं कि किसी भी मानव की मृत्यु कारित करना, ऐसी मृत्यु कार्य द्वारा कारित की गई हो, कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति उपपत्ति जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, कार्य ज्ञान के साथ या मृत्यु कारित करने के लिए किया गया हो। जैसे किसके जो दृष्टांत दिए गए हैं, जैसे गड्ढे पर लकड़ी बिछाना। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति को मारने के इरादे से एक गहरा गड्ढा खोदता है, उस पर लकड़ी बिछाता है और उस पर मट्टी डाल देता है और जमीन को सुदृढ़ बना देता है, और ये सोचता है कि यहाँ से बी गुजरेगा और वो गड्ढे में गिर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो जमीन एकदम सुदृढ़ कर देता है, बराबर कर देता है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति गड्ढे पर लकड़ी बिछाता है और उसमें मिट्टी डाल देता है, जमीन को सुदृढ़ कर देता है। यदि व्यक्ति उसमें आता है और गिरकर मर जाता है तो हत्या नहीं, यहाँ पर आपराधिक मानववध का अपराध होगा, क्योंकि यहाँ पे उसके बचने के भी चांस हो सकते हैं और मरने के भी चांस हो सकते हैं। दूसरा जो आपका दृष्टांत है, झाड़ी के पीछे छिपा होना। मान लीजिए ए है और एक बी है जो कि झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, और तीसरा व्यक्ति सी है। तो ए है सी से कहता है कि झाड़ी के पीछे आपको गोली चलानी है, और सी को नहीं पता है कि झाड़ी के पीछे बी छुपा हुआ है। सी गोली चला देता है ए के कहने पर और बी की मृत्यु हो जाती है।
तो यहाँ पर ए ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है, सी ने भले ही कोई अपराध ना किया हो, लेकिन ये जो है आपराधिक मानववध का दोषी होगा। तीसरा जो है मुर्गे को मारने के आशय से मृत्यु। मुर्गे को मारने के आशय से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपराधिक मानववध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पे उस व्यक्ति को मारने का आशय नहीं है। इससे कि ये है एक मुर्गे को मारने के लिए जाता है, मुर्गा भागता है और भागते हुए वो ऐसी झाड़ी के पीछे चला जाता है जहां पर बी नामक एक व्यक्ति सो रहा होता है। अब ए को नहीं पता है कि कोई व्यक्ति वहां पर लेटा है और ए जो है मुर्गे पर गोली चलाता है, जो मुर्गे को ना लग करके जो वहां पे झाड़ी के पीछे बी सो रहा था उसको लग जाती है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि ए ने बी का आपराधिक मानववध किया है। तो यहाँ पर क्योंकि उसका बी को मारने का कोई आशय नहीं था, उसको जो आशय था वो मुर्गे को मारने का था, तो वो जो कि भूलवश हुआ है, तो यहाँ पे आपराधिक मानववध का अपराध गठित नहीं होगा। इसके जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं, स्पष्टीकरण भी 3 दिए गए हैं और दृष्टांत भी 3 दिए गए हैं। तो इसको सिंपल में हमने आपको बिल्कुल दिया है, शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। पहला है गड्ढे पर लकड़ी बिछाना, जाली के पीछे छुपा होना, मुर्गे को मारने के आशय से मृत्यु कारित करना। स्पष्टीकरण भी 3 दिए हैं, बहुत ही संक्षेप में दिए हैं कि शारीरिक क्षति करने के आशय से मृत्यु जो कि विकार या अंग शिथिल से है तो आपराधिक मानववध है। जहाँ उचित और कौशलपूर्ण चिकित्सा से मृत्यु रोकी जा सकती है थी, लेकिन शारीरिक क्षति कारित करके मृत्यु कारित की गई हो तो आपराधिक मानववध है। जहाँ माँ के उदर में गर्भ के अंदर यानी शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध नहीं है, यानी कोई भी शिशु जो माँ के गर्भ के अंदर है उसकी मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध नहीं कहा जाएगा। किंतु यदि जीवित शिशु की मृत्यु कारित की जाती है तो आपराधिक मानववध है। जीवित शिशु से तात्पर्य यह है कि भले ही शिशु ने श्वास ना ली हो, सिर्फ उसका कोई भी अंग पैर, हाथ, मुंह यानी कि गर्भ से बाहर निकल आया हो, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है, उस शिशु की मृत्यु कारित की जाती है, तो वो आपराधिक मानववध की कोटि में आ जाएगी। तो इसके जो 3 स्पष्टीकरण भी दिए हैं। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 300 है हत्या। इंपॉर्टेंट जो इसके एलिमेंट्स हैं, आबादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक उपति या कारित की जाए जिससे कि मृत्यु होना संभव भी हो, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करना पर्याप्त हो, इस ज्ञान से कि उस कार्य से मृत्यु हो जाएगी ऐसी शारीरिक उपति करेगा। इसके भी जो दृष्टांत दिए गए हैं, 4 दृष्टांत दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। से ए को मारने की आशय से बी गोली चलाता है, ए मर जाता है, तो जो हत्या है। दूसरा दृष्टांत जो है कि रोगग्रस्त व्यक्ति है, मृत्यु करने के आशय से आघात परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है, भले ही सामान्य व्यक्ति ना मरता हो, तो हत्या है। यानी कोई रोगग्रस्त व्यक्ति है और जानता है कि इसके ऊपर आघात करने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और वो उस पर आघात करता है जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये कहा जाएगा कि उसने हत्या की है। तीसरा जो दृष्टांत है, तलवार या लाठी से ऐसा घाव जो कि मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित होने के लिए पर्याप्त है, परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है, तो हत्या होगी। चौथा है कि ये किसी प्रतिहित के बिना व्यक्तियों पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है, तो कहा जाएगा कि उसने हत्या की है। इसके जो अपवाद हैं कि जिसमें अपराधी मानववध हत्या नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इनको आप देख लें, 5 अपवाद दिए गए हैं। इसमें से पहले वाले अपवाद को तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, गंभीर और अचानक प्रकोपन। तो इसके जो अपवाद हैं, 5 अपवाद दिए गए। गंभीर और अचानक प्रकोपन में कोई भी व्यक्ति आकर के किसी का वध कर देता है तो वो हत्या नहीं है, आपराधिक मानववध है। इसी दूसरा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई भी कार्य करता है तो आपराधिक मानववध होगा, हत्या नहीं होगा। तीसरा जो है लोक सेवक के कार्य के द्वारा, जो ऐसा लोक सेवक जो विधि द्वारा अधिकृत कार्य को करता है, भूलवश कोई कार्य हो जाता है तो वो हत्या नहीं, आपराधिक मानववध कहा जाएगा। चौथा जो है अचानक झगड़ा जनित लड़ाई, कोई व्यक्ति आपस में एकदम अचानक में जा रहे होते हैं और अचानक उनसे झगड़ा हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहस के दौरान किसी को धक्का दे दिया और व्यक्ति गिरा और उसकी मृत्यु हो गई, तो ये कहा जाए कि अचानक झगड़ा जनित लड़ाई में व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो वो आपराधिक मानववध है, हत्या नहीं है। 5वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें यह है कि सहमति से कोई व्यक्ति की मृत्यु अगर होती है, जैसे कोई भी व्यक्ति है वो सहमति देता है कि मुझे मार दो, तो जो है जो व्यक्ति उसको मार देता है तो वो आपराधिक मानववध करता है, हत्या नहीं करता है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है
की जो सहमति देने वाला व्यक्ति हो उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, या 18 वर्ष तक हो या 18 वर्ष से अधिक हो। इससे फॉर एग्जाम्पल है कि दो लड़के हैं, दो लोग, एक लड़की एक लड़का आपस में प्रेम करते हैं, उनके घर वाले उनकी शादी नहीं होना देना चाहते हैं, तो वो दोनों लोग विचार करते हैं और फिर सोच समझ कर जाते हैं कि हम दोनों लोग एक साथ मर जाएंगे। तो वो 2 लड्डू लेके जाते हैं जहर के। तो ये जो है बी नामक लड़की को लड्डू दे देता है, जिससे लड़की की मृत्यु हो जाती है, और जब खुद खाने वाला होता है तो लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये ने जो है आपराधिक मनोवध किया है, हत्या नहीं की है, क्योंकि जो इसने सहमति दी थी वो 18 वर्ष से ऊपर की थी। नेक्स्ट जो है आपका केसला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर बनाम गोविंदा का मामला, जिसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपराधी मानववध एवं हत्या में क्या अंतर है। तो ये फर्स्ट केसला था अपराधी मानववध एवं हत्या में, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसला था, जिसको जस्टिस मेलवी ने डिसाइड किया था। अपराधी मानववध और हत्या में अंतर तो काफी ज्यादा लोगों के लिए मुश्किल काम हो जाता है। तो इससे संबंधित जो केसला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर बनाम गोविंदा का मामला, जिसमें अंतर के बारे में बताया गया है। और बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले, ये भी हत्या से संबंधित है। जस्टिस विवियन बोस जो कि धारा 299-300 में अंतर को इन्होंने विवेद किया था, धारा 300 के 3 को जो है लागू किया और 4 तथ्यों को सिद्ध किया। अपराधी मानववध हत्या नहीं है, ये माना गया था इस केस में। तो ये दोनों केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हत्या एवं अपराधी मानववध में अंतर से संबंधित हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि हैं आपको अंतर बता देते हैं। अपराधी मानववध हत्या, जैसे कि हम लोगों ने 300 के अपवाद को भी देखा, 299 को भी पढ़ा, उनके भी दृष्टांत देखे, उनके भी अपवाद देखे, तो कुछ अंतर भी देख लेते हैं। तो अपराधी मानववध और हत्या में जो अंतर है, तो सामान्यतः दोनों को अगर देखा जाए तो एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि दोनों अपराधों में अपराधी किसी की मृत्यु कारित करता है और दोनों ही के लिए आशय और ज्ञान के तत्व को अनिवार्य बताया गया है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि आपराधिक मानववध में आशय एवं ज्ञान की मात्रा कम और हत्या में आपराधिक आशय एवं ज्ञान की मात्रा अधिक होती है। अतः जो आशय एवं ज्ञान की मात्रा है की प्रकृति है वो निश्चित करती है कि किन परिस्थितियों में हत्या है और किन परिस्थितियों में आपराधिक मानववध है। तो जो मात्रा है वो देखती जाती है कि अधिसंभाव्यता कितनी है और संभाव्यता कितनी है। तो जो 299 और 300 में इस शब्द दिया गया है कि एक में संभाव्यता दिया गया है और एक में अधिसंभाव्यता दिया है कि हाईली प्रोबेबल है कि हत्या हो ही जाएगी तो हत्या होगी। और जो दंड के संबंध में अगर देखा जाए तो 299 में अपराधी मानववध के लिए जो दंड है वो आजीवन कारावास दिया जाता है, इसलिए लोग हत्या को आजीवन कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, कई केस लॉ में भी देखा गया। और जो आपका हत्या है उसमें जो दंड है वो इसी फांसी की सजा दी जाती है 302 के अंतर्गत। तो आपराधिक मानववध में जो मृत्यु करने का व्यक्ति का आशय होता है उसमें कम संभावना होती है, उसमें उसका संशय ये रहता है कि व्यक्ति मर भी सकता है, बच भी सकता है, परंतु हत्या में पूरी संभावना होती है कि व्यक्ति मर जाएगा उसके कार्य से। इस तरीके से कुछ जो इम्पोर्टेंट अंतर हैं उनको हमने समझ लिया है। बाकी आप लोग डिटेल समझने के लिए आर बनाम गोविंदा का जो केसला है उसको फॉलो करें, 1876 का है, और किशोर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला है, और जो बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले 1958 का है। इनको आप फॉलो करें डिटेल से आंसर्स लिखने के लिए कि अपराधी मानववध हत्या में क्या अंतर है। यदि आप डिटेल से आंसर्स को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर चैनल की सदस्यता ले सकते हैं, जहां पर आपको आईपीसी एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, बिहार यूपी से रिलेटेड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वीडियोज उपलब्ध होंगे, साथ में पीडीएफ भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका 301 है, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध। अंतरण उद्देश्य का सिद्धांत के नाम से भी इस धारा को जाना जाता है। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ऐसी बात करने के द्वारा जिसमें मृत्यु कारित करना हो, मृत्यु कारित करने का आशय उसका आशय ना हो, उसकी मृत्यु कारित करेगा। इसको अंतरित उद्देश्य के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस भी कहते हैं। धारा 302 है हत्या के लिए दंड, जो कोई हत्या करेगा वही मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 303 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, आजीवन कारावास के अधीन होते हुए
दंड मृत्युदंड दिया जाएगा। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट नोट्स है कि जो धारा 303 है मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 के केस लॉ में आईपीसी की जो धारा 303 थी इसको असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एवं शून्य घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 304 है हत्या की कोटि में न आने वाले अपराधी मानववध के लिए दंड। तो इसके लिए जो दंड है आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना, 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 304 ये उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। इसके लिए जो दंड है जो कोई उपेक्षा से मृत्यु कारित करेगा 2 वर्ष के कारावास या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 304 भी है दहेज मृत्यु, दायरी डेथ। इसको धारा 304 भी को भी आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं। जहां किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो जाती है सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा तो किसी भी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा मृत्यु कारित की जाती है या पति या पत्नी के नातेदार द्वारा क्रूरता या दहेज की मांग या तंग किया जाता है, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु माना जाएगा। जिसके लिए दंड है 7 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना। इसके लिए जो दंड है मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। धारा 306 है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। इसके लिए जो दंड है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न करना। इसके लिए दंड 10 वर्ष का कारावास जुर्माना। उपपत्ति की दशा में आजीवन कारावास और आजीवन दोष द्वारा हत्या प्रयत्न में मृत्यु दंड दिया जाएगा। 308 जो है अपराधी मानववध का प्रयत्न करना। तो इसके लिए दंड है 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से। धारा 309 वेरी इंपॉर्टेंट आत्महत्या का प्रयत्न करना। इसके लिए दंड है जो कोई आत्महत्या का प्रयत्न करेगा वो 1 वर्ष के कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इससे जो इम्पोर्टेंट केस ला है पी रति नाम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ। इसमें इंक्लूड राइट टू डाई। इसमें जीवन जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित किया गया था। इसके बाद जो दूसरा केस लाया ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में कहा गया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 310 एवं 311 ठग एवं ठगी के लिए दंड के बारे में बताती है। तो आजीवन कारावास और जुर्माने के बारे में दिया गया है। आपका जो टॉपिक है 312 से 318 स्त्री के गर्भपात एवं शिशु के संबंध में दिया गया है जो कि 312 से 318 तक में विस्तारित है। धारा 312 गर्भपात कारित करने के संबंध में है। अबॉर्शन के संबंध में कोई भी गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा या गर्भपात कारित करेगा सद्भावना पूर्वक स्त्री का जीवन बचाने में न किया गया हो तो ऐसे दंड से जो कि 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि स्त्री स्पंदन गर्भा हो तो दंड जो है 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। दंड जो है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। 315 शिशु का जीवित पैदा होने रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। इसके लिए दंड है 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से। नेक्स्ट जो धारा है 316 ऐसे कार्य द्वारा जो कि अपराधी मानववध की कोटि में आता है किसी भी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। इसके लिए दंड है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका 317 शिशु के माता पिता या संरक्षक के द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित स्थान में डाल दिया जाना और परित्याग करना। जो कोई शिशु जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है उसके संरक्षक के द्वारा या माता पिता के द्वारा किसी भी आरक्षित स्थान में डाल दिया जाता है या उसका परित्याग कर दिया जाता है तो ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा जो कि 7 वर्ष के कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 318 मृत शरीर के गुप्त वेदन द्वारा निस्तारण द्वारा जन्म को छिपाना। इसके लिए दंड है 2 वर्ष का या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 319 से 338 घोरोपति उपपत्ति के विषय में प्रावधान दिया गया है। तो 319 जो है उपपत्ति के बारे में बताती है कि जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा रोग या अंग शिथिल करता है उपपत्ति करता ये कहा जाता है। धारा 320 घोर उपपत्ति ग्रीवियस हर्ट के बारे में प्रावधान करती है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। इसमें आपका जो क्वेश्चंस बनता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनता है कि घोर उपपत्ति क्या है, घोर उपपत्ति कितने प्रकार की होती हैं, 320 में कितने प्रकार की घोर उपपत्ति के बारे में बताया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, तो घोर उपपत्ति के कुल 8 प्रकार दिए गए हैं जिनको हम आपको शॉर्ट में दे रहे हैं, जिसको आप आसानी से, क्योंकि ये बॉडी से रिलेटेड हैं, इनको थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके पी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से
थोड़ा बड़ा कर दें और इससे भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। ये आपके 8 जो पॉइंट हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए रेड में, और ये ब्लू में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये लिखें कि मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आईपीसी की धारा 320 के अनुसार घोरोपति को 8 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला ये है कि पुरुषत्व हरण, दूसरा है किसी नेत्र आंख की दृष्टि का स्थायी विच्छेद, और जो तीसरा है किसी कान के सुनने की शक्ति का स्थायी विच्छेद, अंग या जोड़ का स्थायी विच्छेद, अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी हिरास, सिर या चेहरे की स्थायी विद्रूपीकरण, अस्थि या दांत का भंग या विसंधान, 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा, सामान्य कार्य करने में असमर्थ व्यक्ति। ऐसी कोई चोट लगती है जिससे कोई व्यक्ति 20 दिन तक पीड़ा में रहता है, सामान्य काम काज करने में असमर्थ रहता है, तो घोरपति की कैटेगरी में आता है। यदि वो 19 दिन आ जाएगा तो वो घोरपति नहीं होगा, वो उपपत्ति की कैटेगरी में आ जाएगा। 20 दिन जहां पे दिया हो वो घोरपति में आएगा। तो ये जो आपके प्री में क्वेश्चंस बनते हैं, ये पॉइंट्स दिए जाते हैं कि किन परिस्थितियों में घोरपति है, किन परिस्थितियों में घोरपति नहीं है। तो इस सेक्शंस को आप अच्छे से तैयार करें। प्री एंड मेंस के पॉइंट्स आपसे पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 321 स्वेच्छा उपाहित कारित करना। उपपत्ति आशय या ज्ञान के साथ करता है, संभाव्यता जानता है कि उपपत्ति कर रहा है। 322 से स्वेच्छा घोर उपाहित कारित करना, आशय और ज्ञान के साथ उपपत्ति कारित करना, संभाव्य जानता है कि घोर उपपत्ति होगी तो ये घोर उपपत्ति कारित करता है, ये कहा जाता है। धारा 323 स्वेच्छा उपाहित कारित करने के लिए दंड, इसके लिए दंड 1 वर्ष का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 324 से खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपाहित कारित करना, इसके लिए दंड है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 325 स्वेच्छा घोर उपाहित कारित करने के लिए दंड, 325 के अंतर्गत दंड है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपाहित कारित करना, इसके लिए दंड आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना। 326 से अम्ल, एसिड, तेजाब आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपाहित कारित करना, तो इसके लिए दंड है आजीवन कारावास या 10 वर्ष से कम नहीं होगा, जो या फिर जुर्माना है जो कि पीड़िता के इलाज के लिए होगा। तो जो 326 ये है, ये आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 में जोड़ी गई है। तो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 है, वो 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है। तो 3 फरवरी 2013 जो डेट है ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम जितने भी हैं उनकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं और उनमें क्या क्या सेक्शन जोड़े गए ये भी आपको पता होना चाहिए। 326 भी है, ये भी 2013 में ही जोड़ी गई है। स्वेच्छामूल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना, इसके लिए जो दंड है 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो कि 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट धारा 328 से अपराध करने के आशय से विष पायजन इत्यादि द्वारा उपाहित कारित करना, इसके लिए दंड 10 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना। 330 है संस्कृति उद्धापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपाहित कारित करना, इसके लिए दंड है 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना। धारा 331 है, धारा 330 स्वेच्छा उपाहित के बारे में और 331 स्वेच्छा घोर उपाहिति के लिए दंड के बारे में बताती है। तो 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है 332 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भय अपराध करने के लिए स्वेच्छा उपाहित कारित करना, इसके लिए दंड है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। नेक्स्ट सेक्शन 333 है, धारा 332 प्लस घोर उपपत्ति कारित करना। तो यहाँ पे 333 में है स्वेच्छा उपाहित कारित करना और 332 में स्वेच्छा घोर उपाहित कारित करना। तो इसके लिए दंड है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। धारा 334 एवं 35 प्रकोपन पर स्वेच्छा, 34 में है उपपत्ति और 35 में घोर उपपत्ति। तो उपपत्ति के संबंध में प्रकोपन और उपपत्ति होती है तो दंड जो है 1 माह का या 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से 334 में। और प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपाहित कारित करने में दंड जो है 4 वर्ष का कारावास या जुर्माना 2000 रुपये या फिर दोनों। नेक्स्ट सेक्शन आपका 336 है, कार्य जिससे कि दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो, तो इसके लिए दंड 3 महीने का कारावास या 250 जुर्माना या फिर दोनों। धारा 337 एवं 38 है, दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो जाए तो ऐसे कार्य द्वारा उपपत्ति में 6 महीने का कारावास या 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों, और घोर उपपत्ति में 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना 1000 रुपये तक का या फिर दोनों से। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इसमें सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, जो कि धारा 339 से 348 तक में विस्तारित है। तो 339 सदोष अवरोध के बारे में बताती है। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, व्यक्ति को स्वेच्छा बाधा में डालना, उस दिशा में जाने से निवारित करना जिस दिशा में जाने का उसे अधिकार है कहा जाता है, तो सदोष अवरोध करता है। धारा 340 है सदोष परिरोध। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि व्यक्ति को सदोष अवरोध हो, उसे निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से रोक दे,
धारा 341, 339 के लिए जो दंड है सदोष अवरोध दंड, जो कि 1 महीने या 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। और धारा 342 में धारा 340 का दंड है सदोष परिरोध, जो कि दंड 1 वर्ष का कारावास या फिर 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। तो जो 339 में सदोष अवरोध के लिए दंड दिया गया 341 में, और जो 40 में दंड दिया गया 42 में दिया गया है सदोष परिरोध के लिए। 343 है 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध दंड 20 वर्ष या जुर्माना या फिर दोनों। 344 है 10 वर्ष या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध तो दंड 3 वर्ष या जुर्माना। 346 गुप्त स्थान में सदोष परिरोध दंड 2 वर्ष का कारावास। 347, 348 संपत्ति उद्यापित करने में अवैध कार्य के लिए मजबूर करना और संपत्ति उद्यापित करने में विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराना। तो सदोष परिरोध के लिए दंड है 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका आपराधिक बल और हमले के विषय में है, जो कि 349 से 358 तक में विस्तारित है। तो 349 जो है बल फोर्स को बताती है। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, शारीरिक शक्ति के द्वारा व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित करे तो ऐसी स्पर्श से जिससे कि व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़े तो कहा जाएगा कि उसने बल का प्रयोग किया है। आपराधिक बल महत्वपूर्ण इसके जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, व्यक्ति के विरुद्ध से बल का प्रयोग किया गया हो, उसकी सम्मति के बिना प्रयोग किया गया हो, अपराध करने के लिए किया गया हो और भय या क्षोभ करने के लिए बल का प्रयोग किया गया हो। 351 हमला असॉल्ट के बारे में है। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि अंग विच्छेद या तैयारी करना, आशय या ज्ञान से आशंका उत्पन्न करना, आपराधिक बल का प्रयोग करना। धारा 352 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। इसके लिए दंड है 3 महीने का कारावास या 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। 353 है लोक सेवक को अपने कर्तव्य से निर्वहन में भयप्रद करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग दंड, जो कि 2 वर्ष या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। इसके लिए दंड है 1 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना। 354 ये लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। इसके लिए दंड है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। 354 ये का जो 4 है लैंगिक आवासीय टिप्पणियां करने पर दंड। इसके लिए 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों है। 354 भी विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। इसके लिए दंड 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से। 354 सी है दृष्टता वायरिज यानी छुप कर देखना या घूरना। इसके लिए दंड 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने। 354 डी है, यहाँ पर 35 डी लिख गया है गलती से, यहाँ पर 354 डी कर लें, पीछा करना स्टॉकिंग यानी कि प्रथमता अपराध में दंड जो है 3 वर्ष और या जुर्माना, और द्वितीय जो है दूसरी बार में अपराध के लिए दंड है 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। जो इसके संबंध में नोट है 354 ये, 354 बी, 354 सी और डी को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतर स्थापित किया गया है, जो कि आपराधिक विधि संशोधन नियम है 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है। इसकी जो डेट्स है आप देख लें, इसको मेंस के एग्जाम में भी आप क्वेश्चन आए तो उसको भी साइड करें। ये भी बताएं कि ये जो सेक्शंस हैं कब जोड़े गए हैं, किस संशोधन में जोड़े गए हैं और प्रावधान के साथ में दें। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 355 गंभीर प्रकोपन होने पर अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। इसके लिए दंड है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। 356 है किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति को चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। इसके लिए दंड है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। 357 किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। इसके लिए दंड है 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना, जो कि 1000 रुपये तक हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। 358 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। इसके लिए दंड है आपका 1 महीने का कारावास या कि 200 रुपये तक जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्संग, जो कि धारा 359 से 374 तक में विस्तारित किया गया है। फ्रेंड्स सेक्शन 359 जो है धारा 359 व्यापहरण किडनैपिंग के बारे में बताती है, और 360 भारत में से व्यापहरण, और 361 विधिपूर्ण संस्था में से व्यापहरण, और 362 अपहरण है। तो यहाँ तक की जो धाराएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो मेंस में जो क्वेश्चंस बनते हैं कि किडनैपिंग जो है व्यापहरण कितने प्रकार से हो सकता है। दूसरा ये है कि विधिपूर्ण संरक्षा में से जो व्यापहरण है कि आवश्यक तत्व क्या क्या है, और ये है जो तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि व्यापहरण एवं अपहरण को परिभाषित कीजिए तथा व्यापहरण एवं अपहरण में क्या अंतर है इसको बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये।
मेंस में पूछे ही जाते हैं। तो व्यापहरण के जो इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट हैं कि व्यापहरण कितने प्रकार से हो सकता है, तो 2 प्रकार से हो सकता है। पहला है कि भारत में से व्यापहरण और दूसरा है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण, लॉफुल गार्जियनशिप और इन इंडिया। धारा 360 ये कहती है कि भारत में से व्यापहरण, तो यानी शिकार जो होते हैं पुरुष या स्त्री दोनों होते हैं, चाहे वो वयस्क हों या अवयस्क हों। 360 ये कहती है कि जो भारत में से व्यापहरण है, व्यापहरण किडनैपिंग है, इसमें जो शिकार व्यक्ति होंगे वो पुरुष स्त्री दोनों होते हैं, वयस्क या अवयस्क कोई भी हो सकते हैं। धारा 361 में ये कहा गया है कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है कि नर है तो 16 वर्ष और नारी है तो 18 वर्ष। यानी कि यहाँ पे अवयस्क की बात और वयस्क की बात में अंतर किया गया है 360 में, जबकि किसी भी आयु के हों, चाहे वयस्क या अवयस्क हों, उनका व्यापहरण के बारे में बताया गया था। यहाँ पे यह है कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि किसी भी अवयस्क या विकृत व्यक्ति को ले जाता है, बहकाकर ले जाता है, बलपूर्वक ले जाता है। यदि नर है तो 16 वर्ष से कम, यदि नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु की है, और विधिपूर्ण संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाए, विकृत या अवयस्क की विधिक संरक्षकता में से सहमति के बिना ले जाए, तो ये कहा जाएगी कि वो विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण किडनैपिंग करता है। और धारा 362 अपहरण एब्डक्शन को बताती है। इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि इस बलपूर्वक बाध्यता के साथ और प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा और उत्प्रेरणा द्वारा किसी स्थान से ले जाने का हो तो वो एब्डक्शन करता है, जो कि किसी भी उम्र के हों उनका व्यापहरण हो सकता है। धारा 363 जो है व्यापहरण के लिए दंड बताती है कि इसके लिए 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 363 ये जो है भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय का व्यापहरण या विकलांगीकरण करना, इसके लिए दंड है 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 364 हत्या के लिए व्यापहरण या अपहरण करना, इसमें जो दंड है आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक का कारावास या और जुर्माना। धारा 364 ये है मुक्ति दंड, फिरौती इत्यादि के लिए व्यापहरण करना, इसके लिए जो दंड है मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और जुर्माना। धारा 366 विवाह आदि के करने के विवश करने के लिए किसी भी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। जो कोई किसी भी स्त्री को विवाह करने के लिए विवश करके स्त्री को व्यपहृत करेगा, अपहृत करेगा या उसको उत्प्रेरित करेगा, तो ये ऐसे कारावास जो कि 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 366 ये है कि अप्राप्त हुई लड़की का उपापमान, इसके लिए जो दंड है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। 366 भी है विदेश से लड़की का आयात करना। इससे जो क्वेश्चन बनता था मेंस में कि जम्मू कश्मीर से किसी लड़की का आयात करना, क्या विदेश से लड़की का आयात करना कहा जाएगा, तो 366 भी वहां पे अप्लाई होती थी। परंतु अब जम्मू कश्मीर से लड़की का आयात करना यहाँ पे धारा 366 भी है, अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले जो था आईपीसी में ये लिखा था जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में प्रभावी है, परंतु अब जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता प्रभावी है, तो जम्मू कश्मीर से लड़की के आयात करने में धारा अब जो है लागू नहीं होगी। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 368 व्यापहरण या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। इसके लिए दंड है व्यापहरण या अपहरण के लिए दंड से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट जो धारा है 369 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर चोरी करने के आशय से व्यापहरण या अपहरण करना। तो जो कोई 10 वर्ष से कम आयु के शिशु को चोरी करने के आशय से उसका व्यापहरण करेगा या अपहरण करेगा तो 7 वर्ष के कारावास से और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट जो धारा है 370 है ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है उसका शोषण करना। तो इसमें जो दंड है 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 372 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए प्राप्त व्यय को बेचना। तो जो कोई वेश्यावृत्ति के लिए अप्राप्त व्यय को बेचेगा वो 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और 373 है खरीदने के संबंध में, 372 बी फॉर बेचना है, और वेश्यावृत्ति 373 में खरीदने का संबंध दिया गया है। तो 373 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए प्राप्त व्यय को खरीदना, तो इसके लिए भी दंड 72 और 73 में सेम है।
74 में है विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों। नेक्स्ट जो अपराध है आपका यौन अपराध 375 370। यौन अपराध धारा 375 370 तक में दिया गया है। इस टॉपिक पर आपको प्रश्नों को बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। मुझे तो कहते हुए भी नहीं बनता है कि इतनी विधि व्यवस्थाएं होते हुए भी आए दिन यौन अपराध से संबंधित घटनाएं घटती रहती हैं। इसका मुझे सबसे बड़ा कारण जो लगता है कि लोगों में अज्ञानता है। लोगों को विधि की व्यवस्थाओं की जानकारी न होना सबसे बड़ी कमी है। तो आप लोगों से मेरा ये एक विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि जो लोग लॉ से संबंधित नहीं हैं उन तक सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग मुख्य जो अपराध हैं उनकी दंडिक व्यवस्थाएं जो दी गई हैं उनको साझा करते रहें, जिससे कि लोगों में भय व्याप्त होगा और जिससे हो सकता है कि कुछ हद तक जो है अपराध कम हो जाए। तो खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, बात करते हैं कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें जो अमेंडमेंट्स भी हुए हैं 2013 में भी किया गया था और 2018 में भी किया गया है, तो अमेंडमेंट्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को देखें। तो 375 जो है बालासंग रेप के संबंध में परिभाषा देती है। इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि जहां ऐसा अपराध 7 परिस्थितियों में से किसी एक के अधीन किया गया हो, 7 परिस्थितियां दी गई हैं, किसी एक के अधीन किया गया है तो उसको बालासंग कहा जाएगा। कैसी परिस्थिति? पहली, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध है और स्त्री की सम्मति के बिना, सम्मत स्त्री की मृत्यु या उपपत्ति के भय में डालकर प्राप्त की गई है, स्त्री को पति होने का विश्वास कराकर सम्मति प्राप्त की गई हो। तो ये जो 4 वाला है, स्त्री को पति होने का विश्वास कराकर सम्मति प्राप्त की गई हो, ये बहुत पुराने समय की बात है। उस समय जब अंधेरा होता था, लाइट नहीं होती थी, उस समय की स्थिति में हो सकता था, परंतु वर्तमान में ऐसा नहीं हो सकता है। 5वां है विकसितता या मदता में से स्त्री की सम्मति प्राप्त की गई हो। 6ठा है स्त्री की सम्मति जबकि वे 18 वर्ष से कम आयु की है। और 7वां है स्त्री जब सम्मति संशोधित करने में असमर्थ है। 15 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ मैथुन बालासंग कहलाएगा। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है। तो इन जो 7 परिस्थितियों में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री से संभोग करता है तो ये कहा जाएगी बलात्कार बालासंग कहलाएगा। तो इससे रिलेटेड जो केस ला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला है, इसको मथुरा रेप केस के नाम से भी जाना जाता है। कुलदीप कुमार बनाम बिहार राज्य का मामला है, इसको भी रेप केस के नाम से जाना जाता है। तीसरा है मुकेश व अन्य बनाम एनसीटीसी दिल्ली राज्य 2017, जिसको निर्भया केस के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ला था ये। निपुर बनाम भारत संघ, पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण, जो कि धारा 228A में दिया गया है कि पीड़िता की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा। ये निपुर बनाम भारत संघ का केस ला है। इसके धारा 375 के कुछ अपवाद जो दिए गए हैं वो ये हैं कि चिकित्सा प्रक्रिया या अंतःप्रवेशन बालासंग नहीं होगा। जैसे कि कोई भी स्त्री जो है चिकित्सा के दौरान किसी डॉक्टर के पास जाती है, उस समय किसी चीज का अंतःप्रवेशन किया जाता है तो वो बालासंग नहीं होगा। दूसरा ये कि पत्नी जिसकी आयु 15 वर्ष या अधिक है परंतु पति द्वारा मैथुन बालासंग नहीं माना जाएगा। 15 वर्ष तक हो या अधिक हो, 15 वर्ष से कम है तो बालासंग कहा जाएगा। यदि 15 वर्ष है या उससे अधिक है तो पति के द्वारा मैथुन बालासंग नहीं होगा। इसके संबंध में जो नोट है 375(6) में 18 वर्ष से जो कम आयु की स्त्री की सम्मति से किया गया मैथुन बालासंग होगा। यह प्रावधान जो दंड विधि संशोधन अधिनियम 13 में, जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है, में प्रतिस्थापित करके किया गया है। इससे पहले वहां पर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है इसमें 6 में जो लिखा है स्त्री की सम्मति जबकि 18 वर्ष से कम आयु की है, यहाँ पे 2013 से पहले 16 वर्ष से कम आयु की लिखा था। तो प्री में क्वेश्चंस काफी लोग गलत करके आए थे, कुछ लोग 16 वर्ष लगा के आए, कुछ लोग 18 वर्ष लगा के आए। तो जिनका 18 वर्ष था वो सही था, क्योंकि 2013 के बाद यहाँ पे 18 वर्ष हो गया, इससे पहले यहाँ पे 16 वर्ष था। तो ये जो प्रावधान है 3 फरवरी 2013 से प्रभावी हुआ था, इससे पहले 16 वर्ष ही थी। तो 376 बालासंग के दंड के बारे में बताती है। है बालासंग के लिए दंड आजीवन कारावास जो कि 10 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना।
अभिरक्षा में बलात्संग होने की दशा में दंड जो है आजीवन कारावास जो कि 10 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माने से। इसके संबंध में जो नोट है 10 वर्ष से कम का जो प्रावधान है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 में, जो कि 21 अप्रैल 2018 से प्रभावी है, में किया गया। इससे पहले 10 वर्ष की जगह पे 7 वर्ष से कम नहीं होगा ये था। तो 2018 से पहले यहाँ पे 7 वर्ष था और 2018 के बाद 10 वर्ष कर दिया गया है। धारा 376 ये है पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। तो इसके लिए जो दंड है कठोर कारावास जो कि 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। 376 AB वेरी इंपॉर्टेंट, AB बी फॉर 12 यानी कि 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग के लिए दंड याद करने के लिए रखें। AB में है और DB में भी 12 वर्ष दिया गया है और AB में 12 वर्ष, A में 16 वर्ष दिया गया है, DA में। तो 376 AB है 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग के लिए दंड कठोर कारावास जो कि 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा। आजीवन कारावास तात्पर्य है शेष प्राकृत जीवन काल के लिए और जुर्माना या फिर मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। 376 B है पति द्वारा पत्नी के साथ पृथकरण के दौरान मैथुन करना। इसके लिए जो दंड है 2 वर्ष से कम नहीं होगा और 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना। ये जो अपराध है पत्नी के द्वारा ही किया जा सकता है, पत्नी के विरुद्ध किया जा सकता है और इसका जो है शिकायत पत्नी ही कर सकती है और पत्नी के कहने पर ये जो है सपोर्टेबल है, संज्ञेय है, जमानती है। नेक्स्ट है धारा 376 C प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन करना, यानी इसके लिए दंड है 5 वर्ष से कम नहीं होगा, 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से। 376 D है सामूहिक बलात्संग गैंग रेप, इसके लिए दंड है 20 वर्ष से कम नहीं होगा, आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो कि पीड़िता के चिकित्सा खर्चे में वहन किया जाएगा। नेक्स्ट जो है धारा 376 D 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग के लिए दंड आजीवन कारावास और जुर्माना। 376 DB 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग के लिए दंड आजीवन कारावास और जुर्माना या मृत्युदंड। 376 E है पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड, इसके लिए जो दंड है आजीवन कारावास या मृत्युदंड। इसमें जो नोट इंपॉर्टेंट है 376 A 376 B 376 C 376 D और E, जो ये 5 धाराएं हैं इनको दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 में जोड़ा गया था जो 3 फरवरी 2013 से प्रभावी हैं। और धारा 376 AB और DA और DB जो है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 में जोड़ी गई हैं, ये 21 अप्रैल 2018 से प्रभावी हैं। 370 है प्रकृति विरुद्ध अपराध, इसके लिए दंड है 10 वर्ष का कारावास या फिर आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।